नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम थोड़ी सी एक चर्चा कर लेते हैं। वो चर्चा होगी अपनी जो रीट पात्रता परीक्षा है, रीट पात्रता परीक्षा, उसमें जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनकी। ठीक है, नए टॉपिक, क्योंकि मैं आपके जो जगह जगह कमेंट देख रहा हूं और आपके जो मैसेज देख रहा हूं, उसमें सिर्फ एक ही जिक्र ज्यादातर स्टूडेंट कर रहे हैं, नए टॉपिक नए टॉपिक नए टॉपिक। ठीक है, नए टॉपिक में आपके जो है बाल विकास में तो आपको पता है, एक तो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो है। दूसरा आपके जो है बाल कल्याणकारी योजनाएं हैं। क्या है? बाल कल्याणकारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है, तीसरी चीज जो इसके अंदर है वो है आपकी जो है राजस्थानी बोलियां व साहित्य, यानी कि जो है राजस्थानी बोलियां और साहित्य आपके जुड़ा है। राजस्थान जो भाषा सेकंड है उसमें बोलियां एवं साहित्य दोनों है। किसी के बोलियां सिरे पर और किसी के साहित्य भी है साथ में। ठीक है, ये है। फिर एक चीज जो आपके मैथ वाले स्टूडेंट है उनके जुड़ी है, जो थोड़ी सी अलग है, वो है वैदिक मैथ। ठीक है, वैदिक गणित भी कह सकते हो। ठीक है, ये मेन टॉपिक है कुछ। ठीक है, एनईपी 2020, बाल कल्याणकारी योजनाएं, राजस्थान की बोलियां एवं साहित्य और वैदिक गणित। अब सबके जो है मन पर जो है एक साइकोलॉजिकली क्या होता है, सब ये सोचते हैं कुछ नया जुड़ जाता है ना, तो उसके पीछे भागते हैं, क्या नया जुड़ गया, नया जुड़ गया, नया जुड़ गया। अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको एक क्लियरिटी दे देता हूं इसके बारे में। जिसने ये पढ़ लिया वो बहुत अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए। लेकिन अगर आपको ये बोरिंग लग रहे हैं या फिर आप सोच रहे हो यार इस टॉपिक और जुड़ गए, कितना पढ़ें क्या पढ़ें, तो देखो एनईपी 2020 तो आपको पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा टॉपिक है और आपके मेंस एग्जाम में भी ये पूरा का पूरा है, तो ये तो आपको पढ़ना ही चाहिए। बाल कल्याणकारी योजनाएं ज्यादा बड़ी नहीं है और 3 क्लासों में मैंने इसको पूरा भी करा रखा है। 3 ही क्लासें थी और जिसमें मैंने इसको पूरा भी करा रखा है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। राजस्थानी बोली एवं साहित्य, तो ये चीजें आप पढ़ते आ रहे होंगे, क्योंकि राजस्थान जीके का एक बहुत अच्छा पार्ट है और लगभग हर एग्जाम में आता है। आरएसएसबी बोर्ड को ले लो या आरपीएससी बोर्ड को ले लो। बात अब आती है लेवल 2 वालों या लेवल 1 वालों के लिए जो वैदिक गणित है उसकी। ठीक है, कि वैदिक गणित को कैसे पढ़ें। तो देखो, वैदिक गणित को आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपके समझ में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि इसमें तो है ना 16 तो सूत्र हैं, फिर उनके कुछ उपसूत्र भी हैं। तो ये मेन थोड़ी सी चीजें ध्यान रख लो कि कितने सूत्र कितने उपसूत्र हैं। ठीक है, और दूसरी बात आप देखोगे कि जैसे ये है -2 3 6 1, बस उसमें घटाने का एक तरीका अलग होता है। बस यहाँ इनको एकाधिक मान लेते हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं, नॉर्मल घटाते हैं, उसमें 3 में से 1 गया तो 2, 8 में से 6 गया, जो ऐसे कर देते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे हासिल वाली जोड़ होती है, जैसे इस हासिल वाली जो क्या होता है आपका घटाना होता है, जैसे ये है, इसमें उनमें जो है ना एक नया जो है रूल चलता है एकाधिक वाला। बस वो चीजें आपको थोड़ी सी जो है समझने में प्रॉब्लम होगी। कुछ समझ जाओगे तो गुणा में प्रॉब्लम होगी। गुणा में भी जिनके लास्ट के अंकों का योग 10 आता है उनका अलग रूल होता है, जिनके लास्ट के अंकों का योग 100 आता है उनके अलग रूल होता है। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको जो है अवॉइड करनी है। इसलिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि अगर वैदिक गणित आपके समझ में नहीं आ रही, वैदिक गणित अगर आपके समझ में नहीं आ रही, तो आप इसको छोड़ दें। ठीक है, क्या करें, छोड़ दें, क्योंकि जो है आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत इसलिए नहीं है कि ये 5 जो टॉपिक, मान लो आप और भी टॉपिक है लेकिन 5 ये मुख्य टॉपिक है, इनसे एक एक क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएगा। क्या? एक एक क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएगा इनसे। मुश्किल से किसी के 2 आ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है ये 5 टॉपिक 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आप आराम से जो है इनमें से जो एनईपी के पढ़ रखा है या पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि ज्यादा नहीं है और आपको जो है एनईपी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जो है सारा का सारा इसी से संबंधित है। बाल कल्याणकारी योजना कुछ 2-4 पेज की मुश्किल से होगी, तो ये भी क्लियर हो जाएगी। और राजस्थानी बोलियां एकदम इजी है, कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, तो ये वैदिक गणित जो गणित वाले स्टूडेंट है ना, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो वैदिक गणित अगर आपके समझ में नहीं आ रही, तो इसके जो छोटे छोटे जो चीजें हैं वो याद रख लो कि कितने सूत्र हैं कितने उपसूत्र हैं। बाकी जो है मान लो कि एक गुणा आ गया कि ये, ठीक है, ये गुणा आ गया और बोला कि इसको वैदिक गणित से सोल्व करो, तो आप कोई बोर्ड एग्जाम तो दे नहीं रहे कि उसको पूरा जो है वैदिक गणित से करके दिखाना है। आप अपने हिसाब से गुणा वैसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट अपने वाला गुणा कर दो, आलो ये हो गया उत्तर। ठीक है, तो वैदिक गणित तब आपके लिए जो है ज्यादा हार्ड होती, तब ये क्या होता है, एक प्रकार से जो है रिटर्न पेपर होता है ना, लिखित पेपर, उसमें ये तो आपके एमसीक्यू वाला पेपर है, तो इसमें कौन देखेगा कि आप वैदिक गणित लगा रहे हो या नॉर्मल गणित लगा रहे हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बस इसके जो वैदिक गणित है उसकी कुछ चीजें जो है ना वो याद कर लेना, कि जो है सूत्र कितने हैं, उपसूत्र कितने हैं। जैसे एक चीज और मैं जैसे देख चुका कि 308 है, एक न्यून पूरक होता है कि 3 का न्यून पूरक करके लिखो, तो 3 को 1 कम करके 208 लिख दिया। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कोई डीप क्वेश्चन नहीं आने वाला।
तो इस चीज का इतना आपको लोड नहीं लेना है कि नए टॉपिक जुड़ गए, क्या करें, कैसे पढ़ें। नए टॉपिक मतलब एग्जाम के 20 दिन बचे हैं, फिर भी जो है ज्यादातर स्टूडेंट का यही है, नए टॉपिक पढ़ा दो, नए टॉपिक करवाओ। अरे नए टॉपिक में है क्या, बाल कल्याणकारी योजनाएं कब की मैंने करवा दी और बहुत सारे चैनल वालों ने करवा रखी है। एनईपी जो है बहुत सारे चैनल ने करवा रखी है, पीडीएफ भी अवेलेबल है। राजस्थान की बोलियां एवं साहित्य कितनी बार अपन पढ़कर आ रहे हैं, कहाँ हड़ौती में कौन सी बोली बोली जाती है, मालवी कहाँ बोली जाती है, अहिरवाटी कहाँ बोली जाती है, देवड़ा वाटी कहाँ बोली जाती है। एक बार मैप के थ्रू भी देखोगे ना तो याद हो जाएगी आपको, ठीक है। वैदिक गणित छोड़ दो, ठीक है, नहीं समझ में आ रही छोड़ दो, जो है थोड़ा सा पढ़कर की कितने जो है नॉलेज होनी चाहिए आपको। ये जो गणित वगैरह, ये जो सूत्र वगैरह यूज करने होते हैं, ये तो आप नॉर्मल गणित से भी करके उत्तर निकाल सकते हो। तो कुल मिला के आपको जो है ज्यादा लोड नहीं लेना है। और मैं वापस बता चुका कि आपके जो है लगभग 22 या हम कह सकते हैं 20 दिन मान के चलते हैं, 20 दिन बचे हैं। अब आप एक तो नया कुछ भी ट्राई ना करें, नया कुछ भी ट्राई ना करें। मैं वापस बता रहा हूं कि जो चीजें पढ़ रहे हो उसी को पढ़ते रहो, क्योंकि आपको सिर्फ पात्रता पार करनी है, आपको यहां मेरिट में नहीं आना, ठीक है, मेरिट में नहीं आना। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, पात्रता पार करनी है इसका मतलब ये नहीं कि आप 90 नंबर में संतुष्ट हो जाओ। आपको कोशिश तो यही करनी है कि आप जो है हाईएस्ट से हाईएस्ट कितने नंबर जा सकते हो, 110 जा सकते हो, 120 जा सकते हो या 130 जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने भी जो पिछली बार पात्रता दी थी ना, जो जुलाई में हुई थी, जुलाई 2022 में हुई थी, उस टाइम मैं जो है सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा था और इसकी तैयारी भी नहीं की थी। और मैंने कोशिश ये की थी कि ज्यादा से ज्यादा नंबर जो है मैं लाऊं। मेरा जो 23 तारीख सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था और मेरे 121.72 नंबर बने थे। अब कई जो आएंगे कि यार इसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 7.72 कहां से बन गए। तो मैं बता दूं 3 पारियों में एग्जाम हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था, नॉर्मलाइजेशन, जिसकी वजह से जो है कुछ नंबर बढ़े थे, तो मेरे ये 0.72 नंबर बड़े थे, ठीक है। और फिलहाल मैं सेकंड ग्रेड मैथ का टीचर हूं। आप अगर जो नए जुड़े उनको मैं बता दूं कि तो मेरे से आप जुड़ सकते हो। जो है ध्यान यही रखना है कि अब कुछ नया ट्राई नहीं करना है बस, ठीक है। जो पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवाइज करते जाओ, रिवाइज करते जाओ। और पात्रता का जो एक दिमाग में भय है ना, उसको बाहर निकालो। किसको, भय को। लेकिन इतना भी भय बाहर मत निकाल देना कि एकदम निश्चिंत हो जाओ। सीरियस लेना है, लेकिन वो और सीरियस नहीं लेना, मतलब बहुत ज्यादा जो ऐसा नहीं सोचना क्या होगा क्या होगा। पात्रता पार करनी है, 55 या 60% नंबर लाने, वो भी एक ऐसे एग्जाम में जिसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, ठीक है, जिसमें क्या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो है आपको सीरियस लेना है लेकिन लोड नहीं लेना, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि यार क्या होगा क्या होगा, पात्रता ही तो है पार अगर पात्रता एक आप खुद सोचो कि इतनी जो एक पात्रता पार करनी है, एक 55 या 60% नंबर बनाने हैं, वो बना पाएंगे तभी तो हम आगे मेन एग्जाम में जो है क्या होंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे कई सोचते हैं कि 40% कर देना चाहिए इसको, जो है आपका, और जो है 35% कर देना चाहिए या 50% कर देना चाहिए पात्रता को। तो भाई अगर आप 50% में पात्रता ले रहे हो, 40% में ले रहे हो, तो आगे मेंस एग्जाम में जो यहाँ 80% लाएंगे उनसे मुकाबला कैसे करोगे। तो 60% या 55% ये बेस्ट जो है आपके लिए है। आप अच्छे से तैयारी करें, खुद पर विश्वास रखें और किसी भी प्रकार का डर जो है दिमाग में ना आने दें। नए स्टूडेंट खास करके थोड़े डरते हैं, तो डर बिल्कुल भी नहीं आने दें और अच्छे से जो है नया कुछ भी ट्राई नहीं करना। जो भी नोट्स, जो भी चीजें पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। नए टॉपिक नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चन आएंगे मुश्किल से, तो 5 तो ऐसे ही हो जाएंगे, एक आधा तो हो जाएगा, बाकी छोड़ देना, क्योंकि अपने को पूरे करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। 60 क्वेश्चन तो फिर भी हम छोड़ सकते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखना। एक चीज मैं वापस बता देता हूँ, अभी जो बोली वो बात कि 150 क्वेश्चन है, 90 हम पात्रता का मान लेते हैं, चलो सबके 90 मान लेते हैं, जनरल के अलावा जो भी कैटेगरी है उनके जो 83 होते हैं, लगभग 82.5, लेकिन हम 90 मान लेते हैं। फिर भी आपके पास कितने 60 क्वेश्चन छोड़ने जैसे हैं आपके। छोड़ने का मतलब छोड़ना तो है ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब 60 क्वेश्चन गलत करने का अगर कोई मौका दे रहा है आपको, फिर भी अगर आप पात्रता नहीं ले रहे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो अपना आत्मविश्वास बढ़ा के रखें कि 60 क्वेश्चन तो मैं गलत कर सकता हूं, तो 60 क्वेश्चन ही तो गलत करने हैं बस, 60 से कम कम गलत करोगे तो निकल जाओगे, ठीक है। तो ये उल्टा भी सोच सकते हो आप, ठीक है, कि मेरे पास इतने गलत करने को भी है तो मैं थोड़ा सा डर रहित रहता हूं कि एक गलत हो गया तो 3 सही भी होंगे, ये सोचना है आपको, ठीक है। अच्छे से तैयारी करनी है, लास्ट के 20 दिन रहे, बाकी अपनी क्लासेस जो है चलती रहेगी। और मेरे हिसाब से जो है बार बार जो ये कमेंट आ रहे थे कि नए टॉपिक, और जो मेरे को मतलब टेलीग्राम पर मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक नए टॉपिक पर एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं। उम्मीद है आपके समझ में आएगा। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।